नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव में पहले दौर के लिए आज प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार के मैदान में हैं। पीएम मोदी अब से 1 घंटे के बाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली करेंगे और इसके बाद राजस्थान के बाड़मेर और दौसा भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज दक्षिण पर फोकस करने वाले हैं। जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में रैली करेंगे, वहीं राहुल गांधी तमिलनाडु में होंगे और तमिलनाडु में राहुल आज कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालेंगे। तो अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली और फिर राजस्थान के बाड़मेर में और दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रैली करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का प्रचार धुआंधार अंदाज में जो रहने वाला है उसी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पहले उधमपुर जम्मू सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान जाएंगे। पहले बाड़मेर जाएंगे, 2:15 बजे बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एक तरीके से सरहदी जिला है तो यहां पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो एक बड़ा फोकस रहने वाला है। और दौसा, राजस्थान का ही दौसा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:45 बजे रोड शो करेंगे। सचिन पायलट वाला इलाका ये राजस्थान में माना जाता है दौसा का, तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रचार किया जाएगा। प्रचार युद्ध में दिग्गजों के बीच वार पलटवार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस राज को लेकर लगातार हमलावर हैं, वहीं राहुल गांधी बीजेपी को घेरने में लगे। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल 10 साल चुने हुए लोगों को देश का पूरा धन दे दिया। आप जहां भी जाओ हिंदुस्तान में, कोने कोने में चले जाओ, आपको एक नाम दिखाई देगा, एयरपोर्ट अदानी, पोर्ट अदानी, हाईवे अदानी, डिफेंस अदानी, सोलर पैनल अदानी, बिजली अदानी, कोयला अदानी, और सारा का सारा फायदा एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो ये वो आक्रामक अंदाज है दोनों ही तरफ का, जिसके जरिए एक दूसरे की घेराबंदी की जा रही है। और इस बीच सीधे आज के प्रचार युद्ध के लिए, अपडेट के लिए ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे हमारे तमाम सहयोगी। देश के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शर्मा राजस्थान दौसा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष हैदराबाद से, निधिश्री पटना, संजय त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मनीष के पास लेकर चलेंगे। दौसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे राजस्थान में प्रचार करने के लिए। सचिन पायलट के इलाके के तौर पर इसकी पहचान है। यहां पर वो कौन सा मुद्दा जिसको प्रमुखता से पीएम की तरफ से उठाया जाएगा, मनीष? बिल्कुल रोमाना, जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो ईआरसीपी यानी कि नहरी योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लंबे अरसे से जो लंबित पड़ी थी उसको लागू किया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री इस ईआरसीपी की योजना का जिक्र करेंगे क्योंकि ये पूरा वो इलाका है जहां पर नहरी पानी की ज़रूरत है और इस नहरी पानी के जरिए ही ये पूरा का पूरा इलाका सब्ज बाग, जिसको हम कह सकते हैं, जो पिछली सरकारें दिखाती रही लेकिन अब सरसब्ज हो पाएगा।
रोमाना सबसे अहम बात यह कि राजस्थान में पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग इन सभी सीटों पर रैली, जनसभा या अपना रोड शो कर चुके हैं। दौसा में ये रोड शो होगा जो 4:45 बजे शुरू होगा और पूरा का पूरा मीणा और गुर्जर बाहुल्य इलाका है और प्रधानमंत्री यहाँ पर अपनी बात को गुर्जर आंदोलन से लेकर के और ईआरसीपी पर रखेंगे और साथ ही साथ विफलताएं भी गिनाएंगे पिछली सरकार की। और उसे देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री ने पहले चरण के जो मतदान जब बाड़मेर जाएंगे तो जाहिर सी बात है मनीष, वहां पर जो निर्दलीय रविंद्र भाटी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, उनको लेकर भी क्या किसी तरीके का कोई इशारों में निशाना पीएम की तरफ से साधा जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। रविंद्र भाटी को लेकर के बीजेपी खास प्लान बना चुकी है, एक के बाद एक या धुआंधार दौरे बीजेपी के नेता और फिल्म अभिनेता और जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं उनका है। प्रधानमंत्री की इस रैली को इस रूप में लिया जाना चाहिए कि अभी दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल का चुनाव वक्त है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री दूसरे चरण के बाड़मेर सीट पर अगर पहुंचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी है रोमाना ऊधमपुर से बाड़मेर के बीच में और उसके बाद 800 किलोमीटर दौसा, यानी एक ही दिन में 2000 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए बाड़मेर को लेकर के बीजेपी कितनी गंभीर है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि प्रचार युद्ध का दिन है ये आज। मनीष रहिए मेरे साथ, अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां आज पहली बार प्रचार के मैदान में अखिलेश यादव उतरने जा रहे हैं। पीलीभीत में अखिलेश यादव की रैली है और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज कैराना में, सहारनपुर में चुनावी सभा करने वाले हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय से जानते हैं आज अखिलेश यादव की प्रचार युद्ध में एंट्री और योगी आदित्यनाथ तो लगातार कमान संभाले हुए हैं, आज किस तरीके से तीखा आर पार देखने के लिए मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए आज से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो आज रैलियों का आगाज कर रहे हैं। पीलीभीत सबसे पहली उनकी आज रैली होगी, पूरनपुर में वो रैली को संबोधित करेंगे। रोमाना अगर आंकड़े देखे जाएं, जातिगत समीकरण देखे जाएं तो कहीं ना कहीं समाजवादी का पार्टी का जो फेवर करते नजर आते हैं, लेकिन कागजों में, धरातल में उनको जा करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराना आवश्यक है, क्योंकि 18 लाख मतदाता हैं जिनमें से 5 लाख मतदाता मुस्लिम हैं, 1.5 लाख चूँकि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी हैं वो भगवत शरण गंगवार हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं और कुर्मी बिरादरी का 1.5 लाख वोट है। इसके अलावा सिख समाज भी निर्णायक भूमिका में रहता है, 1.5 लाख वोट उनका भी है। तो अगर समाजवादी पार्टी इन फैक्टर्स पर काम कर लेती है और अखिलेश यादव की रैली प्रभावी होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उनकी राह मुश्किल होगी। आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव आपके पास पीलीभीत में बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार बदला गया है। सिटिंग एमपी वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को पीलीभीत से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है अपना, और वहीं से अखिलेश यादव आज प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुनते हैं जरा। आप एमएचए में उसके बारे में चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? चौथा, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हो। आखिरी चीज, हमने देखा कि किस तरह से एक 20 साल पुराने केस को उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों के साथ, फर्जी आरोपों के साथ, बिना किसी प्रमाण के ईडी ने गिरफ्तार किया है, केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है, वो ये जानते हैं कि वो कितना भी जोर लगा लें, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकते हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो या 2022 में हुआ एमसीडी का चुनाव हो, कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं,
दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल को ही वोट देते हैं। तो अब बीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साजिश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। दूसरा कारण, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो ये षड्यंत्र हो रहा है वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम। चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो। इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली छोड़िए किसी भी अपने राज्य में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा इनको खतरा हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के वादे से, जो इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को, अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है कि हर महीने 1000 रुपए दिल्ली की हर महिला को मिलने वाले हैं। और इन पॉलिसीज को रोकने के लिए, दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए मिलने से रोकने के लिए आज ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश बीजेपी रच रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां आज पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद प्रचार के मैदान में नजर आएंगे। नीतीश की आज नवादा में रैली है, वहीं तेजस्वी यादव भी आज नवादा, गया, जमुई में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो बिहार में भी 19 अप्रैल को पहले चरण में ये वो सीटें हैं जहां पर वोट डाले जाने हैं और वहीं पर तेजस्वी यादव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, गया में, जमुई में, और इसी तरीके से नीतीश कुमार भी पहली बार आज चुनाव मैदान में नजर आएंगे प्रचार करते हुए। इससे पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली करने के लिए पहुंचे थे तो वहां पर उनके साथ मंच पर जरूर नजर आए थे, लेकिन अपने दम पर प्रचार करते हुए नीतीश कुमार आज नजर आएंगे आपको बिहार में। प्रचार युद्ध तेज होता हुआ और अब 19 अप्रैल की तारीख दूर नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल को होगी और फिर 7वां चरण, अंतिम चरण 1 जून, 4 जून नतीजों का दिन। तो बिहार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में बिहार में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल पहले चरण के लिए जब वोटिंग शुरू हो रही है तो बिहार में भी वो सीटें जिस पर वोट डाले जाएंगे और वहीं पर आज दिग्गजों का फोकस देखने के लिए मिलेगा। पहले दौर का प्रचार युद्ध है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक दिग्गज जो हैं वो जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं जरा मिशन दक्षिण की, जिस पर कांग्रेस जुटी हुई आज नजर आ रही है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों दक्षिण भारत पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। तमिलनाडु में जहां राहुल गांधी प्रचार करेंगे, वहीं कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की तरफ से प्रचार की कमान संभालेंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। इस बार कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि बीजेपी की तैयारी पूरी है दक्षिण के अंदर अपने पैर जमाने की, और ऐसे में क्या बीजेपी मिशन साउथ में कामयाब हो पाएगी या नहीं, बहुत कुछ निर्भर करता है कांग्रेस की प्रदर्शन और कांग्रेस की प्रचार रणनीति पर, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी मिशन साउथ पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु 39 लोकसभा की सीटें और 19 अप्रैल को पहले चरण में तमिलनाडु में वोट डाले जाने हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी तमिलनाडु में आज प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस साल 2024 लोकसभा चुनाव का साल, और इस साल में अब तक 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं।
2 बार जनवरी में, 2 बार फरवरी में, 2 बार मार्च में और अप्रैल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं तमिलनाडु। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं और दक्षिण भारत में जो कांग्रेस आज जोर लगाती हुई नजर आएगी, इसी पर जरा और जानकारी लेते हैं आशीष से। तमिलनाडु और कर्नाटक, आज यहीं पर कांग्रेस का फोकस। आशीष। जी हाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज़्यादा उनको सीटें मिलती रही हैं। पिछले इलेक्शंस की बात करें, यहां पर जहां तमिलनाडु में उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस पार्टनर डीएमके है, वहां पर राहुल गांधी आज डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के साथ कैंपेन करते नजर आएंगे। वहीं कर्नाटक में भी जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी प्रचार करते नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में आज प्रचार करते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तमिलनाडु के को लेकर तो बीजेपी खास तौर पे यहाँ पर काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए, कैंपेन पे कैंपेन यहाँ पर लगातार हो रहा है। कैंपेन का पूरा जो दारोमदार है, झंडा है, वो प्रधानमंत्री खुद उठा रखे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री के विजिट की बात करें तो अब तक 6 बार प्रधानमंत्री इस साल तमिलनाडु जा चुके हैं। 13 और 14 तारीख को दोबारा उनका आगमन होगा तमिलनाडु में। 19 को चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का ये चुनावी दौरा, धुआंधार चुनाव दौरा लगातार तमिलनाडु में हो रहा है। अगर हम तमिलनाडु के सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी को उम्मीद है कि 6 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर या तो वो जीत की तरफ जा सकती है या वोट शेयर नंबर 2 तक की हैसियत तक उनको पहुंचा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। प्रचार में रंग भी खूब नजर आ रहे हैं। मशहूर गायक जुबिन नौटियाल बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के लिए पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिन बातों का जिक्र किया था, जुबिन ने उसी पर एक गीत बना दिया है और वही गीत वो जनता के बीच गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते, उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। सब साथ में, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजभर को फोन कर संवेदना जताई। कल राजभर ने एबीपी न्यूज पर अपनी पीड़ा बताई थी। मेदांता अस्पताल पर राजभर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि मेदांता अस्पताल में 4 दिन में उनसे 4 लाख रुपए लूट लिए गए। हालांकि अस्पताल ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ये पीड़ा, ये संवेदना किसी आम आदमी की नहीं, बल्कि एक सियासी दल के अध्यक्ष, एक विधायक और सूबे के कैबिनेट मंत्री की है। उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। लखनऊ में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। खुद राजभर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी देते हैं। दुख की इस घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। राजभर की पीड़ा सिर्फ मां के निधन से नहीं पहुंची है, बल्कि उनकी मां के इलाज में जो लापरवाही बरती गई और जो उनके साथ इलाज के नाम पर पैसे वसूले गए, उसे लेकर भी वो आहत हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी के रसूखदार नेता हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो भी प्राइवेट अस्पताल की लूट और लापरवाही के शिकार हो गए। लखनऊ के एक नामी अस्पताल पर खुद को लूटने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप इतना गंभीर है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी मां लखनऊ के जिस नामी अस्पताल में भर्ती थी, उसने इलाज के नाम पर कुछ किया नहीं, लेकिन मरीज को 4 दिन भर्ती रखने के 4 लाख रुपए वसूल लिए। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से उनकी मां को अस्पताल में भर्ती रखने के नाम पर 4 लाख रुपए वसूले गए। मेदांता भर्ती कराए 4 दिन में वो सब 4 लाख रुपया ले लिए, होश तक नहीं आया।
ओम प्रकाश की मां जीतन देवी को सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्हें लखनऊ के नामी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो 4 दिन से भर्ती रहीं, जहां उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन 4 दिन में इलाज के नाम पर बिल 4 लाख रुपए का बना। यहाँ अरुण और अरविंद थे लखनऊ के दोनों बेटे। तो हमने कहा कि माता जी को भर्ती करा देना, ले जाके मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बेज जी के हैं। तो वो सब लेके चले गए मेदांता। कहा यहाँ के लेके वहाँ लोग चले गए मेदांता, तो मेदांता भर्ती कराए 4 दिन में वो सब 4 लाख रुपया ले लिए। होश तक नहीं आया। वहाँ बोलते हुए वहाँ से आई, बात करते हुए आई, जो साथ में एम्बुलेंस के साथ थे। वहाँ आने के बाद जब मैं आ गया मिलने के लिए तो माँ बेहोश पड़ी थी। आपको भी लूट, हमारे जैसे लोगों को लूट रहे हैं तो गरीब परेशान है। निजी अस्पताल में हालात सुधरता न देख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी मां जीतन देवी को सरकारी अस्पताल KGMU में रेफर कराया। यहां आते ही 2 दिन में वो होश में आई। खुद ओम प्रकाश राजभर ने माना हालत में सुधार दिखने लगा, लेकिन फेफड़े प्रत्यारोपण का सिस्टम नहीं होने से इलाज कराने में दिक्कत आई। यानी कि सरकारी अस्पताल में इलाज से वो संतुष्ट दिखे और कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची है, वो खुद इसके शिकार बने हैं। लिहाजा उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की वो अपना और परिवार का इलाज सरकारी अस्पताल में ही कराएं। हम तो प्रदेश के आम जनता से और प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि अच्छे हॉस्पिटल हम लोगों के हैं, हम अपने हॉस्पिटल में इलाज करावें, ये हमारे लिए बना हुआ है। ओम प्रकाश राजभर के हाथ में ये वो फाइल है जो निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बनाई गई। इलाज नहीं हो पाया, लेकिन मरीज की मोटी फाइल जरूर बना दी गई। इतना ही नहीं, मोटी रकम भी वसूली गई। राजभर ने इसकी शिकायत सूबे के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से की। सख्त कार्रवाई की उम्मीद भी कर रहे हैं। अपने संबंधित मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को अवगत करा चुका हूँ। बिल्कुल हम चूकने वाले हैं। होगा एक्शन, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जब 4 दिन में 4 लाख रुपए की मेडिकल बिल की फाइल को देखते हैं तो ABP न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की नजर वहां मौजूद कुछ लोगों पर पड़ी। वो उनके पिता, बेटे और रिश्तेदार थे। अस्पताल के इलाज और बिल के इन चश्मदीदों ने हमें क्या बताया वो आप भी सुनिए। श्री सन्नू राजभर। आप ठीक हैं? यहीं आपका भी इलाज हुआ है? यहाँ ठीक है सब? हाँ सब ठीक। बगल में बेटी इसका इलाज कराए। क्या नाम है आपका? नीलम राजभर। यहाँ माता जी का आपका ठीक इलाज हुआ? हाँ बढ़िया इलाज, मैं भी इसी बेड पे थी, मैं भी ठीक हो गई। क्या समस्या थी? मेरी अस्थमा का शिकायत है। आप ठीक? पिताजी कह रहे हैं सब ठीक? सब सही कर रहे हैं। नहीं था वहाँ ठीक मामला? नहीं, पैसा चला बस पैसा, वहाँ बस पैसा लूट रहे थे सब। लूट रहे शायद आपने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा, ये दिल पे लगा इसका मतलब? जी। आप यही चाहें कि लोग यहीं आए ऐसे सरकारी? हाँ ऐसे ही सरकारी, जहाँ अच्छी सुविधा भी दी। सुविधा बस। ABP न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने निजी अस्पताल के डायरेक्टर से उनके पक्ष को भी जानने की कोशिश की। यूपी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने कहा है कि उनकी माताजी जीतना देवी आपके यहाँ एडमिट थी और उनसे जो है लूट हुई है, उनसे पैसे लूटे गए हैं, इलाज समुचित नहीं मिला है। 4 दिन में 4 लाख ले लिया और उसके बाद वो लेकर के आने को मजबूर हुए KGMU। तो जरूरी है कि आपके बारे में कोई बात कही गई हो तो आपका भी पक्ष जाना जाए। जो मेदांता में ये इंश्योर किया जाता है कि पूरी एथिकल प्रैक्टिस करी जाती है। हाँ, और जब मरीज का डिस्चार्ज होता है उसको पूरा बिल दिया जाता है। ये मैं इंश्योर करता हूँ माननीय मंत्री जी को, टोटल एथिकल प्रैक्टिस है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। निजी अस्पताल ने भी अपना पक्ष रख दिया, लेकिन मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोप गंभीर लगाए हैं। अब देखना है सरकार क्या कार्रवाई करती है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट थी जो आप देख रहे थे। अभिषेक, ये तो गजब स्थिति है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ही उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, और देखिए कहानी यहीं से शुरू होती है जब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, और मैं इसके आगे एक विशेषण लगाऊंगा रोमाना, ताकतवर कैबिनेट मंत्री, NDA की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सोचिए, पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास, जब उनके साथ ये हो रहा है तो आम गरीबों का, आम आदमियों का क्या होता होगा। उन्होंने ये बात बाकायदा यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को बताई, हमारे कैमरे पर बोला
और अभी तक उनको कोई इसका सलूशन मिला नहीं है। और वो जो बातें कह रहे हैं रोमाना, वो भी सुनने वाली है। वो कह रहे हैं कि सीरिंज डाल के खून निचोड़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मरे हुए उनको रख करके वसूली की जा रही है। और ये सारे सवाल हमने रोमाना वहां के डायरेक्टर से पूछे, क्योंकि उनका भी पक्ष चाहिए था। सारे सवाल हमने रखे हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। अब ये मामला पब्लिक डोमेन का है। एक कैबिनेट मंत्री अपनी लाचारगी कैमरे पर आकर के प्रदर्शित कर रहा है। अस्पताल भी अपनी बात कह रहा है। क्यों नहीं इस पर एक जांच हो और क्यों नहीं एक ऐसा रास्ता निकले ताकि लोगों का यकीन हो। जब कैबिनेट मंत्री हेल्थ सिस्टम की बार और सवाल जो है वो खुद उत्तर प्रदेश के इतने ताकतवर मंत्री हैं उनकी तरफ से खड़ा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसी पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह जो है वो ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर योगी सरकार के वही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में इस पर जवाब तो देना चाहिए और देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार की तरफ से वो तमाम सवाल जो खड़े कर रहे हैं खुद राजभर, उस पर क्या जवाब दिया जाता है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, हर पार्टी ने चुनाव जीतने का प्लान पूरा बना लिया है। बीजेपी ने पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का बीजेपी का टारगेट है। वहीं अखिलेश की पार्टी का फोकस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी पर। मायावती की पार्टी ग्रामीण इलाकों पर खास तौर पर फोकस कर रही है। तो अलग अलग राजनीतिक दल और इनकी अलग अलग रणनीति और टारगेट एक ही, किसी तरीके से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधा जाए। बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी हर बूथ पर समीक्षा कर रही है। चुनाव में पार्टी लगातार वोटर्स से हर स्तर पर जुड़ने का प्रयास करती है। राकेश जी, बूथ लेवल पर जो बीजेपी का प्लान है और उस प्लान के तहत पन्ना प्रमुख बाकायदा बैठक कर रहे हैं, जो पन्ने में शामिल लोग हैं उन सबसे मुलाकातें कर रहे हैं और वो फीडबैक दिया जा रहा है। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? 1,63,000 बूथ हैं कुल यूपी में। ये जो अभियान आप चला रही हैं कितना महत्वपूर्ण और किस तरह से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव में सक्रिय होने वाला राजनीतिक दल नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाला, अहर्निश चलने वाला राजनीतिक दल है, जिसमें बूथ लेवल पर लगातार बूथ का गठन करना, बूथ में चयन करना और उनके साथ उनकी बैठकें करना, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वहां पर मनाया जाना, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव को लेकर के विशेष तौर पर हमने हर बूथ के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास किया है। कैसे बूथों की बैठक करके बूथों का जो सत्यापन है उसको करके और बूथ में हर पन्ने की जिम्मेदारी देके, एक पन्ने में जो निर्वाचन आयोग की पन्ना होता है उस पन्ने में लगभग 60 मतदाता होते हैं, तो 60 मतदाताओं की जिम्मेदारी देकर उनसे संवाद करें, उनसे संपर्क करें और विशेष तौर पर उसमें जो केंद्र और राज्य सरकार के लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से संवाद करके मोदी सरकार क्यों जरूरी है ये उनको बताने का काम। तो जो बीजेपी का फोकस है वो उत्तर प्रदेश में बूथ दर बूथ है और हर बूथ पर 370 वोटों को बढ़ाने का टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है पिछड़ा, दलित, आदिवासी समाज के कल्याण के लिए पार्टी के अभियान का संदेश हर बूथ पर वोटर्स तक पहुंचाया जा रहा है। मुझे आपसे समझना ये कि समाजवादी पार्टी का बूथ लेवल का मैनेजमेंट का क्या प्लान है, किस तरह से आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा वोटर आपके साथ जुड़े और बूथ आपका एनर्जाइज हो? देखिए, समाजवादी पार्टी कोई पहली बार ये काम नहीं कर रही है। निरंतर समाजवादी पार्टी का काम चलता रहा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने पीडीए को महत्व दिया है ज़्यादा, कि हमारे हर बूथ पे पीडीए के समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता को जागरूक करेंगे और हमने अलग अलग टोलियां बनाई हैं जो वोटर्स को लेके आएंगे। अभी तक हम लोग काम कर रहे थे वोटर बढ़ाने पर, कि किस तरह से ज़्यादा मतदाता इस बार पोलिंग बूथ पर जाकर के वोट डाल सके। बूथ सत्यापन भी किया है समाजवादी पार्टी? हाँ, आज मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार हम लोग ये देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा फर्जी मतदाता की सूचना आती थी, तो बूथ सत्यापन किया गया है, बूथ के लेवल पे काम किया गया और जो अलग अलग लोगों को, जो संगठन के लोग हैं, जो युवजन सभा के लोग हैं, छात्र सभा के लोग हैं, अलग अलग विंग्स के लोग हैं, उनको भी बूथ के काम में इन्वॉल्व किया गया है। और हमारा पहला काम ये था कि बूथ का सत्यापन किया जाए, मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, मतदाताओं को जोड़ा जाए मतलब वोट डालने के लिए, और उनको कन्विंस किया जाए कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालें। तो बूथ से बनेगा जीत का रास्ता। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बात तो सबको समझ में आ गई है कि जीत का रास्ता बूथ से होकर ही गुजरेगा। ऐसे में क्योंकि आपने अलग अलग राजनीतिक दलों की कार्यशैली देखी है, ग्राउंड पर आप उतरे हुए हैं, तो जरा बताइए मुझे, यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है या डाल डाल पात पात वाला मामला है?
रोमाना, ये एक तरह से बूथ वार छिड़ा हुआ है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। बीजेपी का ये जो 14 अप्रैल आ रहा है, बाबा साहब की जयंती है, बीजेपी ने बाकायदा टारगेट दिया है कि 14 अप्रैल तक उसके जो पन्ना प्रमुख हैं, एक पन्ने में 60 वोटर होते हैं, जो कि अभी उनकी प्रवक्ता बता रहे थे, आपने सुना होगा, वो उन सभी 60 से फीडबैक लेकर के 14 अप्रैल को मिलेंगे। 1,63,000 बूथों पर ऐसे ही होगा, सारे वोटरों से फीडबैक लेकर के। यानी बीजेपी चुनाव पहला फेज के 5 दिन पहले ही इन सभी वोटरों से फीडबैक ले चुकी होगी, इन वोटरों तक पहुंच चुकी होगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पीडीए की रणनीति बनाई है। हर एक बूथ पर 10 पीडीए के कार्यकर्ता होंगे, जो पीडीए समाज के लोगों तक जाएंगे, उन तक नीतियां पहुंचाएंगे, उनको लेकर के आएंगे। ये सपा की रणनीति, और 2 करोड़ वोटर का टारगेट रखा है। बीएसपी भी पीछे नहीं है रोमाना, एक बूथ पे 5 यूथ का कार्यक्रम रखा है। हर बूथ पे 5 यूथ होंगे और वो जोड़ेंगे समाज के और लोगों को, खासतौर पे दलित और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जवाब मतलब ये निकल कर आता है कि डाल पात वाले अंदाज में बूथ से ही बनेगा जीत का रास्ता। इस बात को समझकर जो अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं। शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। कल सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार करने के बाद आज अदालत से के कविता की 5 दिन की रिमांड मांगी है। कोर्ट में सीबीआई कह रही है आम आदमी पार्टी को रिश्वत में जो 100 करोड़ रुपए दिए गए वो के कविता ने ही अरेंज करवाए थे। सीबीआई के कविता को मुख्य साजिशकर्ता बता रही है। आप जानते हैं ईडी पहले ही के कविता को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी रिमांड पर लेकर के कविता से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने जो गिरफ्तार किया था के कविता को, उस मामले में के कविता 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में थी। अब कल के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और आज सीबीआई अदालत में 5 दिन की कस्टडी की मांग के कविता की कर रही है। और बड़ी बात यह कि सीबीआई की तरफ से अदालत को यह बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता के कविता, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए रिश्वत वाले अरेंज करवाए आम आदमी पार्टी के। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से इस वक्त किस तरीके से दलीलें रखी जा रही है सीबीआई की तरफ से रिमांड लेने के लिए के कविता की। अंकित, रोमाना, जिस तरह से अब तक की दलीलें हैं वो सीबीआई यही बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो पूरा जो है शराब का कथित घोटाला हुआ है, इसमें के कविता का कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है। और सीबीआई ने ये भी बताया है कि इस मामले में जो के कविता इस वक्त न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी के मामले में वहां पर उनसे जेल में पूछताछ भी की गई है, लेकिन उन्होंने सीधा कोई जवाब नहीं दिया है। और इस वजह से अब सीबीआई चाहती है कि उनको जेल से निकाल करके वो अपनी कस्टडी मिले और पूछताछ करे। और लगातार वो कई जो है ऐसे बयानों का जिक्र कर रही है, जिसमें दिनेश अरोड़ा की बात की जाए या फिर जो बाकी जैसे आरोपी उनके बयानों की बात की जाए, जिससे ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि 100 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन जिसका लगातार सीबीआई जिक्र कर रही है। और यहाँ आज भी ये कहा है कि गोवा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जिस पैसे का इस्तेमाल किया वो भी इसी 100 करोड़ के जरिए पहुंचा था। तो एक तरह से बताने की कोशिश है कि ये जो पूरा घोटाला हुआ था, कथित शराब घोटाला, जिस मामले में ईडी के मामले में के कविता फिलहाल जो तिहाड़ जेल में बंद है, अब उनकी कस्टडी में सीबीआई पूछताछ को कस्टडी में लेकर के पूछताछ करना चाह रही है और उनको मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बता रही है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अदालत में सुनवाई चल रही है। सीबीआई की तरफ से के कविता की 5 दिन की रिमांड मांगी गई है।